Hello everyone, welcome to ITLS Academy। आज के लेक्चर का टॉपिक है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये पार्ट 2 है। इससे पहले के पार्ट में हमने कुछ चीज़ें कवर की थी, जैसे कि हमने सेल के बेसिक्स के बारे में देखा था। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस होती है, जिसमें कि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा जाता है। और उस ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस में दो तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक पैसिव और एक एक्टिव। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो दो तरीके से तीन तरीके से होता है। पहला तो है जो प्रोसेस वो है डिफ्यूज़न, और दूसरा प्रोसेस है ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूज़न के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि डिफ्यूज़न में भी दो टाइप देखे थे हमने। एक था फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, एक था कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेस पे। अब आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही एक और जो टाइप है ऑस्मोसिस, उसको देखने वाले हैं। इसके साथ में ही आज के लेक्चर में हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में भी बात करेंगे। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उनमें ट्रांसपोर्ट के लिए चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ये एनर्जी का यूज़ करने के बाद में ही प्रोसेस कर पाता है और चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे भेज पाता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, उम्मीद है आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आगे की चीज़ें। ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक टाइप है पैसिव ट्रांसपोर्ट का, और हम कह सकते हैं एक टाइप का डिफ्यूज़न ही है, लेकिन ये कुछ मायनों में अलग होता है। जो नॉर्मल हम लोगों ने डिफ्यूज़न पढ़ा था, जो कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेस पे हो रहा था। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहला पॉइंट है, osmosis is a type of diffusion in which there is net movement of a solvent। यहाँ पे देखिए एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है जो कि डिफरेंट कर रहा है इसको नॉर्मल डिफ्यूज़न से, वो है कि यहाँ पे सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। अब सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट कोई भी वो चीज़ जो कि और चीज़ों को अपने में डिसॉल्व करके रखती है। जैसे कि हम बात करें यूनिवर्सल सॉल्वेंट की, तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है हमारा वाटर। वाटर में आप ज़्यादातर चीज़ों को वाटर में आप जिसको भी डालेंगे डिज़ोल्व हो जाता है, कुछ एक्सेप्शंस के अलावा ज़्यादातर चीज़ें वाटर में डिज़ोल्व हो जाती हैं, तो वो सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे हम सॉल्वेंट का ही मूवमेंट देखेंगे कि कैसे जब कोई भी चीज़ आप उसमें ऐड करते हैं सॉल्वेंट में, तो फिर वो कैसे मूव करता है। इसी प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोला जाता है। तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस में सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जो कि सारी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह आना जाना सबको नहीं करने देती है। ये कुछ सेलेक्टेड चीज़ों को ही ट्रांसपोर्ट होने देती है अपने थ्रू। Like the other types of diffusion, osmosis is a passive process। जैसे कि डिफ्यूज़न के और भी टाइप्स हमने देखे, उसी तरीके से ऑस्मोसिस भी एक पैसिव प्रोसेस है। इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दूसरा है, इन लिविंग सिस्टम द सॉल्वेंट इज वाटर। नॉर्मली जैसे कि अभी मैंने बताया कि वाटर जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। लिविंग सिस्टम में वाटर को ही सॉल्वेंट लिया जाता है। विच मूव्स बाई ऑस्मोसिस, जो कि ऑस्मोसिस के द्वारा मूव करता है अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मूव करता है फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन। यही एक मेन डिफरेंस है ऑस्मोसिस में और जो हम लोगों ने सिंपल डिफ्यूज़न देखा था, क्योंकि वो जो डिफ्यूज़न हो रहा था वो किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ उसमें मूव कर रही थी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे,
लेकिन ऑस्मोसिस के केस में वाटर मूव करता है या जो भी सॉल्वेंट होगा वो मूव करेगा। Another way to understand this idea is to consider the solute concentration. दूसरे तरीके से इसे हम सोल्यूट के माध्यम से भी समझ सकते हैं। अब सोल्यूट क्या होता है? सोल्यूट वो चीज़ होती है जिसको कि वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, जिसको कि सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है। अगर एग्जाम्पल दें, आप सभी ने शरबत कभी ना कभी ज़रूर बनाया होगा, तो उसमें कैसे बनाते हैं? आप वाटर लेते हैं, वाटर में शुगर को ऐड करते हैं, तो जो शुगर वाटर में ऐड हो रही है ये क्या है? यही तो सोल्यूट है, इसी को हम सोल्यूट बोलते हैं। वो चीज़ जो कि वाटर में जाके डिसॉल्व हो रही है वही चीज़ होती है सोल्यूट। तो सोल्यूट के कंसंट्रेशन के बेसिस पे कैसे समझेंगे? ऑस्मोसिस में वाटर मूव करता है थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ अ हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। देखिएगा, वाटर के रिस्पेक्ट में जब बात होती है तो जहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से मूव करता है जहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन लो है। लेकिन अगर इसको सोल्यूट के फेज में देखेंगे तो ये वहाँ से वहाँ पे जाएगा जहाँ पे नेक्स्ट आता है एक्टिव प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट। अभी तक जितने भी ट्रांसपोर्ट हमने देखे वो सारे पैसिव प्रोसेस के थे। जो ये वाला ट्रांसपोर्ट है इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ट्रांसपोर्ट के लिए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सम पोलर और चार्ज्ड सॉल्यूट्स दैट मस्ट इंटर or leave body cells cannot cross the plasma membrane through any form of passive transport. कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि पोलर सॉल्यूट हैं या चार्ज है उन पे कोई भी प्लस माइनस चार्ज है, तो वो डायरेक्टली नहीं वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार नहीं जा सकते। तो मतलब कोई भी फॉर्म अगर होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट का तो उनको ट्रांसपोर्ट नहीं करवा सकता। तो उनके लिए क्या होता है? उनके लिए उनको बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, बिकॉज दे वुड नीड टू मूव अपहिल अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। उनको अपनी कंसंट्रेशन के अगेंस्ट जाना होता है। जैसे कि यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, यहाँ पे हाई है, फिर भी उनको लो से हाई की तरफ जाना है तो उनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो एनर्जी की ज़रूरत होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए उसी को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। इसके साथ ही इसको अपहिल ट्रांसपोर्ट भी बोला जाता है, क्योंकि चीज़ें जो हैं ऊपर की तरफ जा रही हैं, जैसे कि कम से ज़्यादा की तरफ जा रही हैं, तो इसको अपहिल ट्रांसपोर्ट बोला जाता है। जबकि जो पैसिव प्रोसेस होती हैं उनमें चीज़ें हाई से लो की तरफ आ रही होती हैं, इसीलिए उनको डाउन हिल ट्रांसपोर्ट प्रोसेस बोला जाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज कंसिडर्ड एन एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को एक्टिव ही क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए बिकॉज एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर कैरियर प्रोटीन्स टू मूव सॉल्यूट्स across the membrane against a concentration gradient. यहाँ पे कैरियर प्रोटीन्स का यूज़ किया जाता है। कैरियर प्रोटीन्स क्या होती हैं? वो प्रोटीन्स जो कि मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचाती हैं, इसीलिए इनका नाम कैरियर है। और इन्हीं प्रोटीन्स को एनर्जी चाहिए होती है सोल्यूट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए, या कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करवाने के लिए। और वो भी क्रॉस कैसा? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट का मतलब होता है अपोजिट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है हाई से लो, लेकिन इनको लो से हाई जाना होता है, इसीलिए इसको अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोला जाता है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के भी कुछ टाइप होते हैं, जैसे कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
In primary active transport, energy derived from hydrolysis of ATP. एनर्जी करेंसी क्या होती है? एनर्जी करेंसी एटीपी होती है। एटीपी को एनर्जी के लिए यूज किया जाता है। तो एनर्जी यहाँ पे हाइड्रोलिसिस से ली जाती है एटीपी की। एटीपी की हाइड्रोलिसिस के बाद में एटीपी चेंज हो जाता है एडीपी में और एनर्जी दे देता है उस कैरियर प्रोटीन को। तो जो हाइड्रोलिसिस होती है एटीपी की, ये चेंजेस द शेप ऑफ अ कैरियर प्रोटीन। ये शेप को ही चेंज कर देती है। जो प्रोटीन लेके जा रही है जिस सॉल्यूट को, उस सॉल्यूट के टाइप का बना देती है उसको। विच पम्प्स आ सब्सटेंस अक्रॉस अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगेंस्ट इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और ये जो एनर्जी इसको मिल जाती है, यही हेल्प करती है चीज़ों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस भेजने में against the concentration gradient. Indeed, carrier proteins that mediate primary active transport are often called pump. जो कैरियर प्रोटीन्स यूज की जाती हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए, उनको पंप भी बोला जाता है। तो चलिए इनके बारे में कुछ और चीजें देखते हैं। एग्जाम्पल दिखाया गया है यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप का। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये कैरियर प्रोटीन्स या पंप प्रेजेंट हैं। अब ये पंप कुछ ऐसा नेचर होता है इनका, जो अंदर के साइड में आप यहाँ देख सकते हैं साइटोसॉल है, यहाँ से सोडियम दूसरी साइड में जा रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में जा रहा है। और ये सोडियम पोटेशियम पंप है, यहाँ से सोडियम इधर जा रहा है। और ये जा कैसे रहा है? देखिए यहाँ पे सोडियम ने आके बाइंड किया। अब ये प्रोटीन इधर की तरफ देखिए ये ओपन हो रखी है, लेकिन ऊपर के लिए ये क्लोज है, ऊपर अभी भी क्लोज है। लेकिन जब ये ट्रांसपोर्ट करती है तो ये देखिए ये ऊपर की तरफ ओपन हो गई है। इसको बाहर भेजना है सोडियम को, तो ये ओपन हो गई है और सोडियम बाहर पहुंच गए हैं। इसी तरीके से जब पोटेशियम को अंदर लाना होता है, पोटेशियम आके बाइंड करता है, देखिएगा अंदर की तरफ ये बंद है अभी, लेकिन जब ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस शुरू होती है इसको एटीपी मिलती है। ये देखिए हाइड्रोलिसिस हो रहा है एटीपी का, तो ये इस तरीके से पोटेशियम अंदर आते हैं और ये देखिए पंप ओपन हो गया है। जो पहला स्टेप है उसमें है 3 सोडियम आयंस फ्रॉम द साइटोसॉल बाइंड्स to the inside surface of the sodium potassium pump. अंदर की सरफेस पे बाइंड करते हैं और उसके बाद में क्या होता है? सोडियम बाइंडिंग ट्रिगर्स एटीपी टू बाइंड टू द पंप। जब सोडियम बाइंड हो जाता है तो ये अपने साथ में एटीपी को बाइंड करवाता है एंड बी स्प्लिट इनटू एडीपी एंड फॉस्फेट। ये देखिएगा एडीपी और फॉस्फेट में ये एटीपी हाइड्रोलाइज हो जाता है। अब इस पंप को एनर्जी मिल गई है। The energy from ATP splitting causes the protein to change shape. अब ये जो एनर्जी मिली है इसकी वजह से इनका शेप चेंज हो जाता है, which moves the sodium to the outside. और इनकी वजह से सोडियम बाहर की तरफ चला जाता है। जो अगला स्टेप है उसमें देखिएगा 2 पोटेशियम आयन का मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे 2 पोटेशियम आयंस लैंड to the outside surface of the pump and cause the phosphate to be released. इस तरीके से यहाँ पे इसका रिलीज हो जाता है। The release of the phosphate causes the pump return to its original shape. अब ये देखिए दोबारा से अपने शेप में आ गया, लेकिन अपने साथ में ये पोटेशियम को लेकर आया है, which moves the potassium into the cell. तो ये तो सोडियम पोटेशियम पंप है, जो कि सबसे जो मेन एग्जांपल है पंप का एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पार्ट से काफ़ी क्वेश्चंस आते ही रहते हैं हर एग्ज़ाम में। जिस भी एग्ज़ाम में आप ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे या जो भी एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पे इससे एक क्वेश्चन तो ज़रूर ही मिलेगा आपको। अगला आता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देखते हैं क्या होता है। इन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट द एनर्जी स्टोर्ड इन सोडियम और हाइड्रोजन आयन concentration gradient is used to drive other substances across the membrane against their own concentration gradient। इसमें क्या होता है, दो चीज़ों का ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, लेकिन उसमें एनर्जी एक ही यूज़ करता है, दूसरा एक जो पहला जा रहा होता है एटीपी लेके अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, तो दूसरा उसके जाने से जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बनता है उस ग्रेडियंट के थ्रू ही पास कर जाता है। अगर मैं एग्जाम्पल में आपको दिखाऊं, सबसे पहला है एंटीपोर्टर्स और दूसरा है सिम्पोर्टर्स। अगर बात करें एंटीपोर्टर्स की, एंटीपोर्टर्स का मतलब होता है एक चीज़ अगर अंदर जा रही है तो दूसरी बाहर जाएगी, मतलब कि दोनों का ही ट्रांसपोर्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो सबसे पहली इमेज में देखिए, सोडियम अंदर की तरफ जा रहा है और दूसरा जो कैल्शियम है वो बाहर की तरफ जा रहा है। तो सोडियम कैल्शियम जो इनका आना जाना है, ये एक एंटीपोर्टर, एक सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का टाइप है। इसमें ये सोडियम तो एटीपी एनर्जी का यूज़ करता है और अंदर की तरफ जाता है, जबकि जो कैल्शियम है ये सोडियम के जाने से जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बना, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट भी एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि रिलीज होती है इनके जाने के टाइम पे, ये उसको यूज़ करके बाहर चला जाता है। इसी तरह अगर अगले एग्जाम्पल की बात करें तो है सोडियम हाइड्रोजन पंप। यहाँ भी सोडियम जा रहा होता है और जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बनता है उसकी वजह से हाइड्रोजन बाहर की तरफ चला जाता है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अगर अगले एग्जाम्पल की बात करें तो वो हैं सिम्पोर्टर्स। सिम्पोर्टर्स का मतलब होता है कि दोनों ही चीज़ें एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, एक साथ एक ही डायरेक्शन में जाना सिम्पोर्टर्स का यूज़ कहलाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल यहाँ पे सोडियम और ग्लूकोज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और अक्सर ये एग्जाम्पल तो मिलता ही है ऑप्शंस में। तो सोडियम और ग्लूकोज पंप की अगर बात करें तो आप देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। सोडियम जा रहा है, सोडियम के जाने से जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बना है उसी वजह से ग्लूकोज भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो दोनों एक साथ ही ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन एक एनर्जी का यूज़ कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है। इसी तरह अगर अगला एग्जाम्पल देखें तो वो है सोडियम और अमीनो एसिड का। सोडियम और अमीनो एसिड के केस में भी यही होता है, एक एनर्जी का यूज़ करता है एटीपी का और अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाता है, जबकि दूसरा इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट का यूज़ करके उसके साथ में पहुंच जाता है। तो अब कुछ ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के फॉर्म में होते हैं, उनको भी देखते हैं हम लोग। ट्रांसपोर्ट इन वेसिकल्स, सबसे पहला एग्जांपल है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अंदर ले लेना। अब हियर वी कंसीडर 3 टाइप्स ऑफ एंडोसाइटिस। एंडोसाइटोसिस 3 टाइप के होते हैं, पहला रिसेप्टर मीडिएटेड, दूसरा फैगोसाइटोसिस और तीसरा है बल्क फेज एंडोसाइटोसिस। अगर इस डायग्राम में मैं आप लोगों को समझाऊं तो देखिएगा, सबसे पहला स्टेप है बाइंडिंग, जो भी रिसेप्टर से आके लिगेंड बाइंड करता है, जिसको कि अंदर फैगोसाइटोज होना है, एंडोसाइटोसिस जिसकी होनी है। ये आके रिसेप्टर से बाइंड किया, फिर क्या हुआ, इस रिसेप्टर का देखिए इंटरनलाइजेशन हो गया, मतलब इसको अंदर की तरफ एक वेसिकल बना के अंदर ले लिया गया। वेसिकल बनाने के टाइम पे यहाँ पे एक कोटिंग की जाती है, इस कोटिंग को क्लैथरिन कोटिंग बोला जाता है। ये वेसिकल की ये पिंच ऑफ करने के लिए ज़रूरी होती है, इस वेसिकल को यहाँ से रिलीज करवाने के लिए ज़रूरी होती है। अब वेसिकल का फॉर्मेशन हुआ। तीसरे नंबर पे क्या होता है, अगला स्टेप है अनकोटिंग का। जब ये जाती है इंडोसोम से फ्यूज़ होने के लिए, तो फ्यूज़ होने से जस्ट पहले इसका ये क्लैथरिन का कोट हटा दिया जाता है।
अनकोटिंग हो जाती है और अनकोटिंग के बाद में ये जो वेसिकल है, वेसिकल फ्यूज होती है इंडोसोम से। इंडोसोम से फ्यूजन होने के बाद में क्या होता है, ये जो वेसिकल आई थी, वेसिकल तो दोबारा से वापस चली जाती है, ये रिसाइकल हो जाती है। लेकिन जिस चीज़ को वो लेके आई थी वेसिकल, लो डेंसिटी लिपिड कॉम्प्लेक्स को, जिस चीज़ की एंडोसाइटोसिस हुई थी, वो अब दोबारा से एक अगली वेसिकल में पैक होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट वेसिकल। अब ये जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल होती है, ये चली जाती है डिग्रेडेशन के लिए लाइसोसोम में। ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल जाएगी लाइसोसोम में। यहाँ से लाइसोसोम देख सकते हैं आप। लाइसोसोम के साथ में फ्यूज़न होगा इस ट्रांसपोर्ट वेसिकल का, और जब इन दोनों का ही फ्यूज़न हो जाएगा तो जो भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आए थे डिग्रेडेशन के लिए, जिनका ट्रांसपोर्ट हुआ था डिग्रेडेशन के लिए, वो यहाँ पे डिग्रेड किए जाएंगे लाइसोसोम के एसिडिक पीएच की मदद से। तो ये तो मेन एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस का एक ब्रीफ ओवरव्यू है कि कैसे एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस होती है। अब टाइप एंडोसाइटोसिस के अलग अलग होते हैं, तो उनमें से सबसे पहला है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। जो अभी हम लोगों ने ये एग्जाम्पल देखा, ये एग्जाम्पल रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस का ही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक रिसेप्टर का यूज हो रहा है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे ध्यान रखने वाली है वो ये है कि ये जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर की लिसेस नहीं होती, रिसेप्टर दोबारा से रिसाइकल हो जाता है और दोबारा अगले जो भी लिगेंड आता है, जो जिसका डिग्रेडेशन होना है, उसको ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस इज अ हाईली सेलेक्टिव टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस। ये बहुत ही सेलेक्टिव होती है, ऐसा नहीं होता कि किसी को भी लिया और उसको डिग्रेड करा दिया। बहुत सेलेक्टिव आइटम्स जो होते हैं उनका ये डिग्रेडेशन करवाती है। बाई विच सेल्स टेक अप स्पेसिफिक लिगेंड्स, बहुत ही स्पेसिफिक लिगेंड्स को लिया जाता है और फिर उसके बाद में उनका डिग्रेडेशन करवाया जाता है। अगले टाइप की एंडोसाइटोसिस है फैगोसाइटोसिस। Phagocytosis is a form of endocytosis in which cell engulf large solid particle। बहुत बड़े बड़े solid particles होते हैं, उनको डाइजेस्ट किया जाता है, उनको डिग्रेडेशन के लिए सेल्स अपने अंदर लेती हैं, सच एज worn out cells, ऐसी सेल्स जो बेकार हो गई हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, इसके अलावा कोई भी बैक्टीरिया है इन्फेक्शन कर रहा है, या कोई भी वायरस है, तो इन चीज़ों की डायरेक्टली फैगोसाइटोसिस की जाती है और उसके बाद में उनको डिग्रेड कर दिया जाता है। यहाँ पे देखिए डायग्राम में दिखाया जाता है, यहाँ पे कोई भी वायरस या कोई भी माइक्रोबाया वेसिकल के फॉर्म में बन गया, और उसको क्या बोलते हैं, जो वेसिकल के फॉर्म में बना उसको बोलते हैं फैगोसोम। अगर हम बात करें जो हमने रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस देखी थी, उसमें ये जो वेसिकल बन रही थी, इसको हम लोग फैगोसोम नहीं बोल रहे थे, ये फ्यूज हो रही थी इंडोसोम के साथ में। लेकिन जो फैगोसाइटोसिस है, फैगोसाइटोसिस के केस में इसको हम फैगोसोम बोलते हैं, ये जो वेसिकल बनती है। उसके बाद में होता क्या है, ये जो फैगोसोम बना, ये फैगोसोम फ्यूज करता है लाइसोसोम के पास साथ में, क्योंकि अल्टीमेटली डिग्रेडेशन तो लाइसोसोम को ही करवाना है। तो ये फैगोसोम फ्यूज हुआ लाइसोसोम के साथ में। जब फ्यूज़न हो गया इसका, दोनों ही फ्यूज़न हुआ, तो एक साथ में इन्होंने बनवा दिया फैगोलाइसोसोम। ये जो फ्यूज़न होके बनता है दोनों का, उसको बोला जाता है फैगोलाइसोसोम। अब इस फैगोलाइसोसोम में क्या होता है, इसमें डाइजेशन किया जाता है लाइसोसोमल एंजाइम्स की मदद से। लाइसोसोम में एसिडिक पीएच पे जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, वो जो भी माइक्रोब अंदर आया है उसको डिग्रेड कर देते हैं, और फाइनली रेजिडुअल बॉडीज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये तो चीज़ें हो गई फैगोसाइटोसिस के बारे में। जो फैगोसाइटोसिस है, ये प्रोसेस बहुत ही कॉमन होती है, क्योंकि ज़्यादातर जो सेल्स हमारी बॉडी में डिग्रेड होती रहती हैं,
उनको फैगोसाइटोसिस के माध्यम से ही डिग्रेड कर दिया जाता है। इसके अलावा कोई भी बैक्टीरिया, वायरस जो डे टू डे लाइफ में हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, उनको भी फैगोसाइटोसिस के थ्रू हटा दिया जाता है। हालांकि एक ऐसा केस आता है जबकि इनका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, माइक्रोब्स जो बाहर से आ रहे हैं उस पूरे लोड को हमारी बॉडी हटा नहीं पाती, तब जाके वहाँ पे डिसीज़ की कंडीशन आ जाती है। अगला एग्जाम्पल है एंडोसाइटोसिस का, बल्क फेज एंडोसाइटोसिस। बल्क फेज एंडोसाइटोसिस को पिनोसाइटोसिस भी कहा जाता है। पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है कि ये कह सकते हैं कि कैसे कोई भी सेल है वो कुछ पी रही है, सेल ड्रिंकिंग बोला जाता है इसको। सो बल्क फेज एंडोसाइटोसिस ऑल्सो कॉल्ड पिनोसाइटोसिस, इसको बल्क फेज एंडोसाइटोसिस को पिनोसाइटोसिस एंड इसके साथ में बोला जाता है सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस is a form of endocytosis in which tiny droplets of extracellular fluid, बाहर से आने वाला जो लिक्विड है, are taken up। अभी तक हम लोगों ने जो पहला देखा था एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस, दैट इज रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, उसमें हमने देखा था कि एक रिसेप्टर है और उससे एक बहुत स्पेसिफिक लिगेंड आके बाइंड कर रहा है और वही लिगेंड आगे जाके फिर डिग्रेड हो जा रहा है। फैगोसाइटोसिस के केस में होता है कि सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, सेल्स होती हैं, इसके अलावा माइक्रोब्स होते हैं, इन सब का डाइजेशन होता है। लेकिन बल्क फेज एंडोसाइटोसिस में या सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस में लिक्विड का या फ्लूइड्स का डाइजेशन किया जाता है। इसमें ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, बूंदों के फॉर्म में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, उसको अंदर लिया जाता है और फाइनली उसको डाइजेस्ट करवा दिया जाता है। अगली प्रोसेस आती है एक्सोसाइटोसिस। अभी तक तो हम वो प्रोसेस देख रहे थे जिनमें कि सेल्स अंदर ले रही हैं चीज़ों को। अब एक्सोसाइटोसिस ऐसी प्रोसेस है जिनमें कि सेल के मटेरियल्स को बाहर भेजा जाता है। इन कंट्रास्ट विद एंडोसाइटोसिस विच ब्रिंग्स मटेरियल्स इनटू सेल, एंडोसाइटोसिस में चीज़ें अंदर आती हैं। एक्सोसाइटोसिस रिलीजेस मटेरियल फ्रॉम अ सेल, एक्सोसाइटोसिस मटेरियल को सेल के बाहर भेजती है। ऑल सेल्स कैरी आउट एक्सोसाइटोसिस बट इट इज स्पेशली इम्पोर्टेंट इन 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। सारे ही सेल्स में होती है एक्सोसाइटोसिस, लेकिन 2 टाइप की सेल्स में ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। कौन सी हैं वो 2 सेल? सबसे पहला है सिक्रीटरी सेल्स दैट लिबरेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वो सिक्रीटरी सेल्स जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स को जिनको बाहर भेजना रहता है। इसके अलावा हार्मोन्स को, म्यूकस और अदर सिक्रीशंस जिनको ये सारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह भेजनी होती हैं, वो एक्सोसाइटोसिस करती हैं। इसके अलावा नर्व सेल्स दैट रिलीज सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स, नर्व सेल्स न्यूरोट्रांसमीटर्स का सिक्रीशन करती हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचते हैं इंफॉर्मेशंस को लेके। तो ये दोनों ही चीज़ें एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू कैरी की जाती हैं। So thank you very much guys for watching this session. If you want to join any of the course that is running on the website of ITLS Academy, you can find the link given in the description. Also you can visit our website ITLS Academy. Thank you very much. Follow ITLS Academy on various social media platforms and also subscribe to our